सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पीडीएम को फिर पता चल गया है कि फिर से एजेंसीज एक्टिव हो गई हैं, फ़ोन दोबारा आ रहे हैं, ये इल्ज़ामात फिर से लगने लग गए हैं। अब एक दिन रह गया है, बल्कि ये कहना चाहिए चंद घंटे बाकी रह गए हैं और सेनेट के चेयरमैनशिप का, डिप्टी चेयरमैनशिप का ये मार्का कौन सर करेगा। बहुत ही सख्त मुकाबला नज़र आ रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी और सादिक सिंजरानी साहब के दरमियान। लेकिन इस मार्के से चंद घंटे पहले नून लीग एक दफ़ा फिर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जी एजेंसियों की तरफ से उनको लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन सबूत के हवाले से जब पूछा जाता है वो कहते हैं वक्त आने पर देंगे, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, सब हमारे पास कॉल्स का डाटा मौजूद है। तो अब दिलचस्प बात यह है कि फिर ये किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं किया जा रहा, और क्या ये जो फ़ोन कॉल्स का सिलसिला है ये अभी आ रहा है, पहले इससे पहले हो चुका है, तो इल्ज़ाम पहले भी लगते रहे हैं, सबूत क्यों नहीं लाए जाते, ये मसला क्या है, क्यों ऐसा है कि जब हो जाता है इलेक्शन, अगर जीत जाते हैं पीडीएम या नून लीग जीत जाती है तो वो साफ और शफाफ होता है वो मामला, डस्के का मामला हो या अभी ज़िमनी इंतखाबात नौशहरा के हों, दीगर जगहों पर आप देख लें तो फिर बड़े डंके की चोट पर कहा जाता है कि जी हम जीते हैं, हाँ जी सब कुछ न्यूट्रल था। लेकिन जूं ही तहरीक इंसाफ की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई जीत नज़र आती है या जीत जाते हैं तो ये इल्ज़ामात लगने लग जाते हैं। हत्ता कि एतमाद का वोट इमरान खान साहब ने लिया है तो उसमें भी यही कहा गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक सबूत क्यों नहीं आए। और अब कल के इलेक्शन में होगा क्या, अगर किसी तरफ से भी कोई जीत जाता है तो क्या दूसरी साइड उसको मानेगी या हुकूमत कहेगी जी पैसा चल गया, और उधर से आवाज़ आएगी कि जी पैसा भी चला और फ़ोन्स भी चले। तो इसका हल क्या है, कैसे इस चीज़ से निकलें, किस तरह हम अपनी एजेंसीज़ को इस बदनामी से बचाएं, किस तरह उनको बचाएं, या अगर उनका कोई रोल है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसी पर हम बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, ये अभी चंद लम्हे पहले नून लीग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पूरी कौम ने देखा। अब उसमें बताया जा रहा है कि जी उनके लोगों को फ़ोन भी आ रहे हैं। मरीम साहब पहले ही कह चुकी हैं जी, सेनेटर से कहा जा रहा है कि पीडीएम के उम्मीदवार को वोट ना दें और हुकूमती एहलकार को वोट दें। तो ये फ़ोन कॉल पे ही लोग हिल जाते हैं। देखिए, मरीम साहब ने एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट के अंदर एक चैनल के जो टिकर्स हैं उसको लगाया गया, उसका स्क्रीनशॉट लगाया गया और मौलाना फजल रहमान साहब की जानब से वो बयान है कि जिसमें मौलाना साहब ने कहा है कि हमारी जीत को शिकस्त में बदला गया तो सब नामालूम जो हैं उनको सामने लाएंगे। लेकिन जो मरीम साहब अब बात कर रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एजेंसियाँ नामालूम कॉलें आ रही हैं उन लोगों को, और हमारे लोगों ने वो कह रही हैं क्योंकि मास्टरमाइंड तो इसमें है वो मरीम साहब और उनके लोग भी, वो कह रही हैं उन्होंने रिकॉर्ड करके रख लिए हैं वो कॉलें और उसको इस्तेमाल अब पता नहीं कब करना है, वो इसलिए रख लेती हैं बस वो रिकॉर्ड करके, जिस तरह उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जब गिलानी साहब से इसी हवाले से सवाल हुआ कि जनाब आपके लोगों को भी सुना है, फ़ोन आ रहा है, मरीम साहब ने इस तरह की ट्वीट किया है, तो उन्होंने कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट का तो बिल्कुल गैर जानबदार नज़र आ रही है और कल भी वो गैर जानबदारी होगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि मरीम साहब इस तरह कहती हैं कि हमारे सेंटर को नामालूम फ़ोन से कॉलें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं और ना ही हमारे लोगों को इस तरह की कॉलें आई हैं। इस हवाले से भी उन्होंने सख्ती से तरदीद की। ये मामला ख्वाजा आसिफ वाला भी नजर आता है। ख्वाजा आसिफ के बारे में मरीम ने कहा था कि जी वो उनको लोगों ने ऑफर की, एजेंसी के लोगों ने, कि जी अगर तुम नवाज शरीफ से वफादारी छोड़ दो तो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। जब ख्वाजा आसिफ से पूछा गया उन्होंने कहा जी ये इस तरह ही है ना, वो अपने तौर पे कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज बनाने में स्टोरी टेलर तो आपको पता है बड़ी ज़बरदस्त है वो, ये तो उनको मलका हासिल है, इस पर तो कोई शक नहीं। अब वो ऐसी कहानी बनाती हैं और इस तरह हाइप क्रिएट करती हैं और प्रोग्राम वगैरह भी करें तो मेरा ख्याल टॉक शो तो काफ़ी हिट हो, जिस तरह वो बताती है ना कि वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, खामोश हो जाओ मैं वो चीज़ निकाल दूंगी, मेरे पास ऑडियो है, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, अगर मैं बोल पड़ी मुझे ना बुलाया जाए, मैं खामोश रहूँ तो बेहतर हूँ। बहुत सारा उनके वालिद में जिस तरह सीने में राज है। तो मामला ये है कि अब ये जो सारा मामला हो रहा है, दूसरी जानब उसामा साहब अब सारा मामला है सेनेट का इलेक्शन के ऊपर फिर दोबारा फोकस आ गया। पूरी मुल्क की जो सियासी या जो मामलात हैं इंतजामी, वो सारा फोकस अब आ गया चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन। ठीक, अब एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने ज़ुराना भी दिया है। उस ज़ुराने के अंदर 44 जो लोग हैं वो शामिल हो गए, 48 लोग हैं अपोजिशन के, 4 लोग उसमें शामिल नहीं हुए।
अब वज़ीर आज़म साहब जो ये कह रहे हैं कि एक वोट की भी बहुत अहमियत होती है, और दूसरी जानब गिलानी साहब से जब सवाल किया गया कि अली अहद गिलानी आपके जो बेटे हैं इस दफ़ा भी वो काम दिखाएंगे, तो उन्होंने कहा उन्होंने क्या काम दिखाया है, तो उन्होंने कहा जी वो वोट की खरीदो फरोख्त कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी वो मामला चूँकि अभी अदालत में है और वो सब जुडिस है, इसलिए उस पर मैं बात नहीं करता। बाहर इसीलिए उन्होंने कहा जी हमारे 15 अगर बंदे इधर जा सकते हैं तो उधर भी जा सकते हैं, इसलिए हमने इंतज़ाम किया हुआ है। अच्छा ये बताएं बाबर साहब कि अगर अली हैदर गिलानी किसी को फ़ोन कॉल करें या दूसरी तरफ से हो तो वो सब ठीक है क्योंकि वो सियासत में है, लेकिन एजेंसीज़ को नहीं करना चाहिए, ये तो बड़ी गलत बात है। और इमरान खान साहब इसका मतलब है हुकूमत में होते हुए एजेंसीज़ को इस्तेमाल करें, तो ये तो बदनामी का बायस बन रही है। और मरीम साहबा के पास तो बड़े सबूत होते हैं, जज अशरफ अली की वीडियोज़ भी हैं, वो ऐसे तो नहीं बात करेंगी, उनके पास कुछ तो होगा। अगरचे लोग पता नहीं मुझे समझ नहीं आती इतने कमज़ोर क्यों हैं, अगर फ़ोन आते हैं तो वो ना करें, उनको रिफ्यूज़ कर दें कि जी आप हम पार्टी। छोटी सी बात डॉक्टर साहब, छोटी सी बात, इनसे ये भी वहीद नहीं है किसी फ़ोन से खुद ही को बंदा बन के जा ली और वो एजेंसी का बन के किसी बंदे को फ़ोन करके और वो रिकॉर्ड कर कह दे कि जनाब ये बंदे ने फ़ोन किया था, उसने कहा था खुद ही कि मैं एजेंसी का बंदा। अब तो सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, व्हाट्सएप नंबर इस तरह से इनसे कुछ भी वहीद नहीं है, नाम नंबर भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में अदारे बड़े कमज़ोर हैं। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जो है, जो इलेक्शन कमीशन का अदारा जो है वो उसमें बिल्कुल वो नाअहल है। दस्का पे उसने एक्शन ले लिया, लेकिन उसके बाद जब सेनेट का इलेक्शन हुआ उसमें हमने देखा कि बिल्कुल ओपन मंडियां लगीं, ओपनली खरीदो फरोख्त हुई, सारा कुछ हुआ। और चेयरमैन जो है इलेक्शन में वो कह रहे जी बड़े ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है। सारी कौम हैरान रह गई कि जनाब जो इस चीज़ को भूल जाएं कौन जीता कौन हारा। जी जी, इशू ये है कि गंद सामने आया कौम के, इस इलेक्शन में फिर उसका रिप्ले हो रहा है, फिर दोबारा गंद जो है वो कौम के सामने आ रहा है कि किस तरह से कोई कह रहा है मुझे फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, कुछ कह रहा है कुछ कर रहा है। इस सारे अमल को शफाफ बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना, लोगों के खिलाफ एक्शन लेना, लोगों अगर किसी पे करप्शन साबित होती है तो उसको नाअहल करना, ये किसका काम है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। तो दरखास्त देना, नून लीग उनको दरखास्त देके सर मुझे पार्टियों का करैक्टर तो ये है कि वो लोग जो कल ये कह रहे थे कि इलेक्शन को ओपन हैंड से होना चाहिए, आज वो कह रहे हैं खुफिया हो, क्योंकि आज उनको लग रहा है कि हमें फ़ायदा पहुंचेगा। वो जो कह रहे थे जनाब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि जी ये खुफिया हो, जब उनको फ़ायदा पहुंचने लगा उन्होंने कहा जी नहीं ये तो खुफिया ही होना चाहिए, शो ऑफ हैंड के ज़रिए से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पार्टियों में तो कोई करैक्टर नहीं है, किसी पार्टी में कोई करैक्टर नहीं है, सारी पार्टियाँ इस हमाम में नंगी हैं। एक तरफ डस्का का इलेक्शन होता है, खान साहब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, भाई आप कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? वही इमरान खान कहा करता था कि जनाब मुझे अगर कोई कहेगा कि दोबारा इलेक्शन कराओ मैं 10 दफ़ा वहाँ पर इलेक्शन करवा दूंगा, इसमें कौन सी चीज़ है? मेरे डब्बों में कितने वोट है 10 दफ़ा आगे गिन लो। आज जब आपके खिलाफ एक्शन होता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में चले जाते हो, किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का खौफ है? अगर डस्का में आपके पास मेजोरिटी है तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा दे, जो जीते जो हारे 100 बिस्मिल्लाह। इसी तरह से इदारे मजबूत होंगे ना, इसी तरह से सिस्टम बेहतर होगा ना। अगर ये हो कि किसी तरह से भी गोलियां चला के बंदे रोक के मैं इलेक्शन जीत लूं और फिर मैं कहूं कि जनाब इलेक्शन बड़ा जो है ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, यूरोप में ये होता है, अमेरिका में ये होता है, तो सब किसी एक को कोई एक स्टेप लेना पड़ेगा। मसला ये है कि यहाँ पर जिसको जो फ़ायदा होता है उसके लिए वो झूठ भी बोल देता है, उसके लिए वो बड़ी मॉरल हाई ग्राउंड भी ले जाता है, लेकिन जब उसकी जीत का इशू आता है वो उस पर बिल्कुल पलटी मार जाता है। अब खान साहब कह दें कि जनाब ठीक है मैं अपने स्टैंड मैं कायम हूँ अपने स्टांस पे, ओपन हैंड होना चाहिए तो ओपन हैंड ही होना चाहिए, ये कर दे चलो मैं हारता हूँ हार जाए लेकिन ये हो ओपन हैंड, कह दे। अपोजिशन के मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा, वो चाहे सीट आ जाए, लेकिन अपोजिशन के मुंह पर जनातेदार थप्पड़ पड़ेगा। लेकिन चेयरमैन की सीट पे वो सारे अपने मौकफ से पीछे हट गए। ऐसे नहीं, उन्होंने कब बैकआउट किया कि मैं ओपन हैंड के खिलाफ हूँ? शो ऑफ हैंड का करे, इमरान खान को कोई इतराज नहीं होगा। अब मामला तो नहीं, अब खान साहब कहना कि शो ऑफ हैंड, ये शो ऑफ हैंड पिछले इलेक्शन में क्यों था? से तो नहीं हो सकता, देखिए ना खरल साहब कहने से नहीं हो सकता तो फिर रोला किस चीज का डाला हुआ है? अगर कहने से नहीं हो सकता तो पिछले 15 दिन से उन्होंने सारी कौम को भाषण दे रहे हैं। आपको उनको पता था कि हमारे इतने लोग होंगे, अपोजिशन के इतने लोग, ये तो दीवार पर लिखा हुआ था, उसके बावजूद वो कह रहे थे शो ऑफ हैंड। सुप्रीम कोर्ट गए, सदारती ऑर्डिनेंस लाए, और क्या करें सर? इसलिए
कि वहाँ पे उनके लोग ज्यादा थे, उनको लग रहा था कि मैं उस पे आज कुछ सिचुएशन थोड़ी सी उनकी फेवर में जा रही है, तो आज वो के लिए था ना। आज भी कह दे ना मैं अपने सांस पे कायम हूँ जी, सुबह शो फैन करते तो अपोजिशन करवा ले, वो इमरान खान ने तो पहले कहा सुबह बोले, अब क्यों नहीं कह रहे? अपोजिशन कह देना, अपोजिशन को क्या है जी बिस्मिल्लाह करें, अपोजिशन कहे ना कि हाँ जी बिस्मिल्लाह हम लेकर ला सकते, तो जहां पे आपको फायदा हो वहां पे सिस्टम के आप भाड़ में अपोजिशन खान साहब को दीवार के साथ मुझे मेरा बंदा जीतना चाहिए, जहां पे मुझे लॉस हो रहा है वहां पे बेड़ा। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी का यही वतीरा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो एमएलएन है, चाहे वो पीटीआई, अगर हर पार्टी अपना फायदा देखती है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अपना फायदा ही सोच ले। अपोजिशन कहना इमरान खान साहब को जनाब आए उस वक्त कर लेते तरमीम, तो आज कर ले। सेनेट इलेक्शन के लिए थी ना, सेनेट इलेक्शन सिर्फ वो तो नहीं है, सेनेट इलेक्शन तो ये भी है, ये भी सेनेट इलेक्शन ही है, चेयरमैन सेनेट का होना ये भी सेनेट इलेक्शन में से ही है, तो ये भी फिर ओपन हो जाते हैं। उस वक्त सारे जब ओपन होते हैं तो अपोजिशन को नहीं पता था पार्लियामेंट में वक्त आना है, आज भी हो सकता है। इमरान खान तो एक कोशिश में नाकाम हो गए। मेरी बड़ी हम्बल सी चीज जो मैं बात कर रहा हूँ, आप उस चीज को समझ नहीं रहे। आप जरा थोड़ी सी गवर्नमेंट से बाहर आए ना तो फिर आपको ये चीज समझ लग जाएगी। मसला से मैं इतना कह रहा हूँ, उस वक्त बहुत हाई मोरल ग्राउंड थी पीटीआई की। अब फिर वो खान साहब सिर्फ इतना कहते हैं कि ना मैं हारूं या जीतूं, चलें इसमें मैं हार रहा हूं ना, ये शो ऑफ हैंड करवा दें, चलें मैं हाथ जोड़ के कहता हूं। अब ये कह रही है ना अपोजिशन कि जी अब करवाएं शो ऑफ हैंड, तो कहते करवा लें, मैं तैयार हूं। अब तो मुमकिन नहीं है, नहीं क्यों नहीं कहते? अपोजिशन तो कह रही है, अपोजिशन तो कह रही है कि जब उस वक्त आप शो ऑफ हैंड की बात कर रहे थे अब करवा लें, लेकिन उन्होंने करवाया नहीं। डॉक्टर साहब अब फायदा हो रहा है, अब फायदा हो रहा है। असल बात है सच बोले, कोई तरीका होना है, फायदा हो रहा है के कहने से नहीं होना। ये कि हाई मोरल ग्राउंड पे मेरा एक स्टैंड है, मुझे उस पे खड़ा होना चाहिए। मैं हारूं मैं जीतूं, जो मर्जी हो जाए, इसी से मुल्क ठीक होगा। जहां पर आपको फायदा हो वहां पर आप कोर्ट में चले जाएं, जहां पर आपको नजर आ रहा हो कि इससे मैं नहीं कर सकता, वहां पे आप चुप करके बंदे खरीदने शुरू कर दें। इससे मुल्क ठीक नहीं होगा। खान साहब, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी को कह रहा हूं, आपने बेड़ा गर्क कर दिया सबने इस मुल्क का, आपने तबाही फेर दी। इसका इलाज बता दें, साफ नहीं है, सारे नंगे हैं मेरी नजर। मैंने 10 का इलेक्शन आपने देख लिया जो वहां पर हुआ। मैं कह रहा हूं कि इसमें अदालत जो है उनका भी बेड़ा गर्क हुआ। अच्छा, हल क्या है? हल बता दें कि अगर ये ओपन हो जाएगा तो एजेंसीज के रोल पर इल्जामात हल सिर्फ ये है कि अगर मैं होता इमरान खान की जगह, मैं कहता मैं सीट हारता हूँ जीतता हूँ, भाड़ में जाए। ठीक है बाबर साहब, मैं अभी भी तैयार हूँ, मैं अभी भी तैयार हूँ, कल शो ऑफ हैंड कर दे, सीट ही आ जाऊँ। बिल्कुल सही है। मुझे बताइए, जो इल्जामात एजेंसीज पर लगते हैं हर दफा कुछ खत्म हो जाएंगे ना, दूध सामने क्लियर होके आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद भी कहेंगे ये जो बंदा गया है तो एजेंसीज के कहने पर गया, फिर आप क्या करेंगे? अब देख लो साहब, मरियम साहब ये कहती है कि जी मिले भी ना, आर्मी चीफ डीजीआई मिले भी ना। और सर पार्टियों के खिलाफ एक्शन ले ले, पार्टियों के खिलाफ एक्शन तो ले सकती है ना, ले ले जाके, बंदा तो के सामने आ जाएगा ना। ये इल्जाम कि इतने करोड़ में बिका, इतने करोड़ में बिका, इलेक्शन कमीशन तो है ही नहीं है, वो तो उसका तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। अब मसला ये है कि अब मैं क्या कहूँ, उसमें भी इलेक्शन कमीशन को आप जितनी मर्जी खान साहब गालियाँ दे लें, जब वो उसको भर्ती कर रहे थे उस वक्त आप और अपोजिशन दोनों को ने बड़ा कंसेंसस करके उसको भर्ती कर लिया था। अब वो ये भी आपका कसूर है, सही बंदा भर्ती करते, ठीक बंदा भर्ती करते, स्टैंड लेते उस वक्त भी। हम तो उस वक्त चीख के कह रहे थे कि ये बंदा जो है ये नून लीग है। उस वक्त आप लोगों को चाहिए था एजेंसीज की रिपोर्ट लेते, सारा कुछ लेते, उसके बारे में पता करते, उसमें भी आपका ही अल्टीमेटली। अच्छा चलें, अब पंजाब में तब्दीली का खतरा जाहिर किया जा रहा है, इमरान खान साहब की तरफ से भी ये इशारा है, लेकिन बुज़दार साहब के लिए नहीं। मैं बार बार क्लियर कर दूं, हमेशा बुज़दार साहब की बात आती है, इस दफ़ा इंतज़ामी तब्दीली की बात हो रही है। असद खलल साहब, लगता है आपको, क्योंकि ज़्यादा खबरें हैं कि शायद चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं उनकी तब्दीली हो सकती है? बुज़दार साहब इस्लामाबाद में हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने उनको बुलाया था, उनके सामने 3-4 नाम जो हैं डिस्कस किए गए हैं, रखे गए हैं। उसमें अहमद नवाज सुखेरा साहब हैं जो सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न है, फिर उसके बाद सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं बाबर याद तारड़ साहब, और डॉक्टर इजाज़ मुनीर साहब जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट है। ये 3 है, कुछ और भी किसी के नाम पूरा एट द 11th आवर भी निकल सकता है। बुज़दार साहब जो है, अब मामला ये है कि पंजाब के अंदर मेरे ख्याल 5वां 6ठा जो चीफ सेक्रेटरी है वो तब्दील हो गया है, 5-6 IG तब्दील हो चुके हैं, CCPO तब्दील हो चुके हैं,
फेडरल प्रोविंशियल सेक्रेटरी बहुत सारे तब्दील हो चुके हैं, कमिश्नर तब्दील हो चुके हैं, कई बार तब्दील हो चुके हैं। यानी ऐसे ऐसे तबादले भी हमने देखे कि लाहौर के अंदर AC मॉडल टाउन मेरा ख्याल 7 दिनों के अंदर 5 तब्दील हुए, ऑर्डर हुए। इस तरह और बहुत सारे ज़िलों में, डिवीज़न में, पुलिस में, इंतज़ामी अफसरान के अंदर। अब मामला ये है कि अगर तो ट्रांसपेरेंट बात की जाए तो जिनको मैं जानता हूँ जब से वो AC हैं वो अहमद नवाज सुखेरा साहब हैं, लेकिन साफ चली शफाफ चली मुश्किल ही है उनके नाम पूरा निकले, क्योंकि यहाँ पे उनको इस तरह का साफ सुथरा बंदा या एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो बुजदार साहब के साथ एक अच्छा बंदा, एक्सपीरियंस बंदा, उनकी वजह से जब वो उसमें थे एक सादी अमूर में, एक पता नहीं कौन सी वजारत में थे, इकोनॉमिक अफेयर वगैरह में, तो उस वक्त पाकिस्तान का ईज़ ऑफ जो डूइंग बिजनेस है उस हवाले से रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर बहुत ऊपर आया, यानी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में लाए, और बहुत सारे इंडिकेटर जो है उसके अंदर उसको सराहा गया। फिर उसके बाद सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है बाबर यार तारड़ साहब, वो भी सीनियर ऑफिसर है। अब एजाज मुनीर साहब इसलिए उनका नाम आ सकता है क्योंकि उनके ऊपर नैब का केस है, भावलपुर यूनिवर्सिटी के हवाले से उनके खिलाफ इंक्वायरी है। अब वो कहाँ दबवाई हुई, किस तरह मामला है, वो अलकमा जिसमें बेचारे पकड़े गए और जिसमें ज़हीम कादरी का नाम भी था, और गवर्नर जो साबक थे वो रिजवाना साहब, वो भी वहाँ पे कोई लीगल एडवाइज़र वगैरह थे, तो इनका नाम भी था नैब की इंक्वायरी के अंदर। ठीक, बहरहाल इन्होंने कमरुज़्ज़मान चौधरी चेयरमैन नैब था, इन्होंने मैनेज करके वो इंक्वायरी आगे पीछे करवाई हुई है, या डंप करवा ली है, शायद उसको बंद ही करा लिया हो, क्योंकि कुछ भी वहीद नहीं है। क्योंकि जब नैब का केस ये देख रहे थे तो आपस में गिव एंड टेक चीज़ें हो रही थी, तो वो फिर उसमें लेन देन में मामला में भी गिव एंड टेक हो गया हो। तो अब मामला ये है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को कि इनके खिलाफ नैब की एक इंक्वायरी है, वो बेशक तरदीद कर दे नैब, लेकिन रिकॉर्ड पे चीज़ है जी। दूसरा तारड़ साहब के वाले से मैंने बता दिया। अब मुझे ये बताएं कि उस्मान बुज़दार साहब को ठीक है तब्दील नहीं करना, IG को तब्दील करना है, चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करना है, कमिश्नर को, DPOs को, CCPO को, RPOs को, तो वो कहते हैं कि एक बंदा जिसकी वजह से सारा सूबे में जो तमाशा बना हुआ है उसको हमने कुछ नहीं कहना, बाकी सूबे में बार बार हमने तब्दीलियां करनी है। तो जब तक आपका कैप्टन एक टीम का वो ठीक नहीं होगा, सर खिलाड़ी जिस तरह की मर्जी आप ले ना करें, वसीम अकरम प्लस पर ना आप आया करें। वसीम अकरम प्लस साहब से बेहतर कोई पाकिस्तान में नहीं मिल रहा। ये 2.5 साल हो गए, अब वक्त कितना रह गया, अब छोड़ दें, अब सारी कौम ये कह के था कि ये। बाबर साहब क्या समझते हैं कैसे हो, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बड़ा दुख हो रहा था मुझे देख के कि पंजाब ने जो रिकवरी है ख़ासतौर पर लेबर मार्केट की वो सबसे बुरी है। यहाँ पर बेरोज़गारी यूँ आम लफ्ज़ों में कह लें कि सबसे ज़्यादा फैल रही है पंजाब में। ये एक इंडिकेटर है। मसाइल तो हैं, एक तो सूबा सबसे बड़ा है, वो अपनी जगह है, आबादी सबसे ज़्यादा है, उस हिसाब से बेरोज़गारी भी आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर नज़र आएगी। लेकिन इसको कैसे ठीक करें? क्या उस्मान बुज़दार साहब तो नहीं जा रहे? देखिए अब कोई फ़ायदा नहीं है सर, टाइम्स आया है कि आप कहें कि जी उसकी जगह कुछ और बंदा ले आए, वो तो नहीं। उसके अलावा क्या किया जा सकता है? क्या अहमद नवाज सुखेरा साहब जैसे लोग जिनकी दुनिया में तारीफ हो रही है, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ गए हैं बाकायदा रिजल्ट्स नजर आए हैं, क्या उन जैसा बंदा अगर आ जाएगा चीफ सेक्रेटरी तो कुछ हो जाएगा? क्योंकि ये बहुत तब्दीली हो चुकी, बहुत। इमरान खान साहब ने खुद कहा कि हमें बड़ा वक्त लग गया एक टीम बनाने में, अब लगता है कि एक वो फार्मूला तय हो गया। ये उनका चंद हफ्ते पहले ये बयान था, लेकिन अब लग रहा है फिर मामला नहीं चल रहे। समा साहब आपने पौने 2 मिनट का सवाल किया तो मुझे 3 मिनट मिल जाएंगे जो आपके। ज़रूर ज़रूर सर, इमरान खान साहब ने रिसेंटली जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो वो MNA से मिले, वो असम्बली में बैठे और पंजाब के सारे MNA से मिले। वो MNA जब उनसे मिले तो उन्होंने शिकायत की कि जनाब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे कि उसका टिल्ट नून लीग की तरफ है, और PTI की गवर्नमेंट को अभी तक उन्होंने दिल से एक्सेप्ट किया ही नहीं है। बार बार सभी से जब ये शिकायत आई तो खान साहब ने फिर ये सोचा कि जनाब ये जो पंजाब में नून लीग की ब्यूरोक्रेसी का जो एक गिरफ्त है इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। उसामा साहब उसके बाद डिसाइड हुआ कि पंजाब में उस्मान बुज़दार तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामी तब्दीलियाँ की जाएँ। इंतज़ामी तब्दीलियाँ करने के पीछे वजूहात सुन लें। पंजाब लाहौर में कूड़ा क्रिकेट के ढेर पड़े हुए हैं। आज से 1 साल पहले ये फैसला किया गया था कि जनाब कि 6 महीने के बाद अलबराक को ये जो है इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना जी, लेकिन ये फाइनल हो गया। 6 महीने गुजर गए, किसी ने कोई तैयारी नहीं की कि अलबराक जब यहाँ से जाएगी तो उसका मुतबादल क्या होगा। मजबूरन अलबराक को 3 महीने मज़ीद देने पड़े, फिर 2 महीने मज़ीद एक्सटेंशन देनी पड़ी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, आप अंदाज़ा लगा लें कि 8 महीने में पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है
वो उसका मुतबादल हल नहीं ढूंढ सकी। मैं होता CM की जगह पे तो मैं चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, कमिश्नर लॉ, MD वासा, सॉलिड वेस्ट में इनकी खलनियाँ उतरवा के माल रोड पे उतार देता, जिस तरह से इन्होंने ये किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज से 3 दिन पहले एनुअल डेवलपमेंट बजट जो होता है, साल का जो तरक्याती बजट होता है, उसकी पहली मीटिंग 10 महीने के बाद परसों हुई। पता ये चला कि जनाब 220 अरब का प्रोजेक्ट का बजट है और जिसमें से सिर्फ 70 अरब रुपये अभी तक खर्च किया गया डेवलपमेंट का। अब मैं उस पर थोड़ा सा बता दूं कि शहबाज शरीफ के दौर में 650 अरब का बजट होता था और एक क्वार्टर इनके 4 महीने में अमूमन जो एक्सपेंडिचर होते थे वो सर मैं इसी पर हम बात बता रहे हैं, मुझे ब्रेक लेनी है क्योंकि न्यूज़ अपडेट्स हैं, उसके बाद ये बात मुकम्मल करेंगे और अगली खबर पर जाएंगे। अब पता चला। अब पता चला। पनाहगाह और लंगर खाने के बाद अब कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है और इमरान खान साहब ने खुद जाकर इसका आगाज़ किया, इफ्तिताह किया इस प्रोग्राम का और इसको अब पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। इस हवाले से हम बात करेंगे और एहसास प्रोग्राम मजमूई तौर पर जिसको एक इनकलाब कहा जा रहा है, इसके साथ इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि 3 करोड़ ख़ानदान इनको जून में बराह रास्त कैश इनको पहुंचाया जाएगा ताकि वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो खुराक है कम अज़ कम वो ख़रीद सकें। तो ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, लेकिन इसका एक दूसरी तरफ भी है कि लोगों को रोज़गार भी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बाबर साहब, आप बड़ी अहम बात कर रहे थे कि लाहौर में तो अब कचरा भी नहीं उठाया जा रहा, उसके पीछे पूरी एक साजिश ही मैं कहूँगा नाअहली की। सामा साहब, इस टाइम लाहौर में वो सेक्रेटरी पूरा एक ग्रोह जो कि शहबाज शरीफ के इंतहाई करीब था। आप ये कहेंगे कि नून लीग के दौर में तो 50 ऑफिसर यहाँ पर होंगे, अब सबको तो तब्दील नहीं किया जाता। मैं उन अफसरान की बात नहीं कर रहा कि यहाँ पर कमिश्नर भी होंगे, बहुत सारे सेक्रेटरीज होंगे। वो लोग जो शहबाज शरीफ के मंजूर नज़र थे, वो लोग जो उसको जिनके साथ वो मुशावरत करता था, उनमें एक ऐसा बंदा भी सेक्रेटरी है इस टाइम जिसने शहबाज शरीफ को ये मशवरा दिया कि मुझे टास्क दें, मैं पुलिस साथ लेके जाता हूँ और आहचीमा को वहाँ से नैब से बाहर निकाल के ले आता हूँ। उसमें ऐसा बंदा भी है जिसका आज भी मॉडल टाउन केस में नाम है, बुनियादी मुल्जिम है वो उसमें। और सर ये भी कहा कि हम DG नैब के खिलाफ और नैब अफसरान के खिलाफ अगवा का पर्चा दे के उनको उठा लाते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, इसके बाद बरामद कर लेते हैं। अगवा यहाँ पर वो भी सेक्रेटरी है जो 4 साल नवाज शरीफ का PSO रहा, इनका पर्सनल सेक्रेटरी था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। आप इन अफसरान के होते हो। यहाँ पे वो भी एक बंदा जो स्पेशल सेक्रेटरी था शहबाज शरीफ का 4 साल, वहाँ पर वो भी बंदा जिसको शहबाज शरीफ ने आउट ऑफ द वे जाके DG LDA लगवाया और उसने उसके लिए बेतहाशा काम किए। आप इन लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे ये और वो सारे लिक्विडेटिव पोस्ट पे लगे होते हैं। और इनके ऊपर, इन सब के ऊपर चीफ सेक्रेटरी पंजाब बैठा हुआ है जिसने जानबूझकर 11 महीने से वो अपने दफ्तर में नहीं गया, वो घर बैठा हुआ है। उसको जितना CM काम भिजवाता है उतना वो कर लेता है। CM को तो कुछ पता नहीं है, वो वैसे नाअहल है और उसने क्या काम पहुँचाना चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी जानबूझकर पंजाब का बेड़ा गर्क कर रहा है। इस वक्त ये सूरत हाल है। आपको एक ताकतवर, एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए पंजाब के लिए। एक चीफ सेक्रेटरी चाहिए जिसके पास विजन हो, जिसके पास मंसूबे हों। मेरे नज़दीक इस वक्त सबसे आजमूदा बंदा जो है वो अहमद नवाज सुखेरा है। मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन चॉइस जो है वो अहमद नवाज सुखेरा है, जो इस वक्त सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, जिसने इमरान खान के करीब रह के बहुत अरसा काम किया, जिसके पास वैरायटी है, जिसके पास प्लानिंग है। ऐसे बंदे को लेके आए, वो एक बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो डिलीवर करेगा। अगर फिर आपने इसी को तब्दील करके इसी जैसे किसी और को लेके आना है। बाबर ताड़र बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन उसकी एफिलिएशन जो नून लीग के साथ है वो सबको नजर आ रही है। अगर आपने बाबर ताड़र को ही लाना है तो फिर ये वही एक्सपेरिमेंट है जो आपने इलेक्शन कमीशन में किया। जो कि सफाई की बात की थी, मैं बहुत मुख्तसर अर्ज कर दूं, जिस तरह आपने ब्रेक में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वाक़या सुनाया
कि इस्तांबुल में तैयब उर्दवान पहले मेयर आए और उससे पहले वो इतना बदबूदार शहर और कूड़ा करकट से भरा हुआ शहर माना जाता था, और उसके बाद इतनी सफाई हुई वहाँ पर कि जी वो मेयर साहब खुद पहुँच जाया करते थे। सबको पता था कि वो खुद आ जाएंगे यहाँ पर, तो भागो और जाकर सुबह ही पहले सफाई कर दो। कि आज इस्तांबुल अब भी दुनिया के बेहतरीन शहरों में माना जाता है सेहत के लिए और सफाई के लिहाज से, और ज़बरदस्त है। यही तैयब उर्दवान की तरह अहमदीनेजाद तेहरान में मेयर बने और फिर वहाँ पर सदर बन गए ईरान के। और तैयब उर्दवान को देखें, अगर आप डिलीवर करें, सिर्फ सफाई का ही मैं कह रहा हूँ, मैं आपको ये करीब की मिसालें दे रहा हूँ, कोई बहुत पुरानी मिसालें नहीं दे रहा, आज की मिसालें दे रहा हूँ कि कहाँ से लोग फिर आपको कहाँ पहुँचा देते हैं। लाहौर पंजाब का नहीं, पाकिस्तान का सबसे साफ सुथरा शहर था, और पिछले कई सालों से, चाहे वो काफ लीग की गवर्नमेंट थी या नून लीग की गवर्नमेंट थी, लाहौर की सफाई बेहतरीन थी। लाहौर आके लोग मिसालें देते थे कि ऐसे लगता है जैसे हम पेरिस में आ गए हैं। तो यहाँ पर उस्मान बुदार साहब ने इसको सबसे आलूदा और सबसे गंदा शहर बना दिया, और मुझे लग रहा है कि उस्मान बुदार अगले 25 साल प्राइम मिनिस्टर गुजारेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्राइटेरिया यही लग रहा है, क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि मैंने सारा यूरोप देखा, मैंने अमेरिका देखा, और इमरान खान की बेहतरीन चॉइस जो है वो इस वक्त उस्मान बुदार है। उन्होंने एक दिन पहले कहा कि उस्मान बुदार जैसा एडमिनिस्ट्रेटर मैंने नहीं देखा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पर एडीबी का आप 30% नहीं खर्च कर सकते। यहाँ पर आप लाहौर जो है वो गंदा तरीन शहर बन गया है, डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। रावी रिवर प्रोजेक्ट जो कि 5,000 अरब रुपए का मंसूबा है, उस पर 24 घंटे मीटिंग्स होती हैं, जो अगले 5 साल भी ये स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन इतनी भी ना करें, डीजी खान और मियाँ वाले भी बजट बहुत ज्यादा खर्च हो गया, उधर भी। अच्छा सर, कोई भूखा नहीं सोएगा वहाँ पे 30%, वहाँ पे 80%, वो 30% जो है ना वो उधर ही खर्च हुआ है। अच्छा सर, कोई भूखा ना सोए, इसके लिए अब बाकायदा एक प्लान लाया गया है। अभी सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इसको शुरू किया गया है। और ये बात थी कि लंगर खाने या पनागाहें हर कोई नहीं जा सकता था, ज़ाहिर है जो लोग उसके करीब होंगे वही पहुंच सकते थे। अब ये मोबाइल वैन्स की तरह, ट्रक की तरह पूरा किचन एक तरह से उन लोगों तक पहुंचेगा, और रोज़ाना तकरीबन 2000 लोगों को 2 वक्त का खाना, अच्छा खाना, हाइजीनिक फूड वो उन तक पहुंचेगा, और इसके बाद इसको फैलाया जाएगा। इसके लिए ये भी है कि हमारे यहाँ प्रोग्राम शुरू हो जाता है, फिर वो चलाया नहीं जाता कि किस तरह फंड होंगे। इसके लिए एक ग्रुप ऑफ डोनर्स तैयार किया गया है, जो कि 22 करोड़ अवाम में 2000 लोगों को खाना खिला के अरबों रुपए उस पर खर्च करेंगे। डोनर्स आएंगे, सैलानी वालों को साथ जिस तरह मिलाया है। मुझे बताया पाकिस्तान के अंदर दस्तरखान जगह जगह कायम है। जिन लोगों ने खाना खाना, कोई बंदा भूख से मरा है, पाकिस्तान में दरबार है, खानकाएं हैं, अब दरबार पे चले जाए, कितने लाखों लोग वहां से लंगर खा रहे हैं। यहाँ तो हम रोज पढ़ते हैं। तो मामला ये है कि आप लोगों को भिखारी ना बनाएं, लोगों को रोजगार करते हैं कि बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे, बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे, बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं लाके दे पा रहे। ईद आती है तो जेब में पैसा कोई नहीं होता, खाना तो सबको मिल जाता है, 2 वक्त की रोटी तो यहाँ पे मैनेज हो जाती है। लोगों के इशू 2 वक्त की रोटी नहीं है, लोगों के इशू ये है कि बच्चों की हेल्थ, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का फ्यूचर। खान साहब, जिस तरह से एक लोअर मिडिल क्लास को या एक मिडिल क्लास के बच्चे को, बंदे को अपने फ्यूचर अजीज होता है, बच्चों का फ्यूचर अजीज होता है, हर एक को है। लोग अपने बच्चों के फ्यूचर को देख रहे हैं, आप उनको 2 रोटी की बात कर रहे हैं। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, लोगों को एजुकेशन चाहिए, लोगों को पैसे चाहिए, लोगों को तनख्वाहें चाहिए। उसामा साहब, लोगों को घर चाहिए। हो रहा है सर, मैं गुजारिश करूं, पाकिस्तान में पहले नहीं था, अब 3 करोड़ खानदान जो देखा ना, अलग से उसामा साहब को ऐसी नजर आती है चीजें। नहीं, कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे मिल रही है हेल्थ, कहाँ पे एजुकेशन का फैसिलिटीज मिल रही है सर, ये दवाइयां तो मिल कहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है, कहाँ पे लोगों को घर मिल रहे हैं। मुझे बता दे, कोई एक पाकिस्तान का कोना ऐसा दिखा दे कुछ जो छुपा हुआ है हमसे, कि जो आपने देख लिया कहीं। सर देखिए, प्राइवेट सेक्टर, अगर आप घर की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर पहली दफा पाकिस्तान में इन्वॉल्व हुआ है। 5% हर बैंक पर अब लाजिम है कि उसने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देना है। प्राइवेट सेक्टर अब आ रहा है, अब घर बन कंस्ट्रक्शन। आप मैं कोई बंदा प्लाट लेने के लिए आपकी बहुत बड़ी तनख्वाह है, आप 5 करोड़ का घर ले सकते हैं। मुझे लाहौर में 1 करोड़ से कम का घर लेके दिखा दें, आप अपने मुताबिक सोचें, आप उसके बारे में सोचें जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिसके पास प्रॉपर रोजगार नहीं है, आप उसको घर देने की बात कर 25 लाख आप कह रहे हैं, 50,000 रुपए महीना वो किससे देगा? 25 लाख में तो आपको प्लाट नहीं मिलेगा, घर कैसे मिल जाएगा? 25 लाख में लाहौर में घर मिल जाएगा आपको? सर प्लाट मिल जाएगा? मैं अभी बता देता हूँ, 5 मरले का प्लाट जो है ना, 50-60 लाख का सर आम इलाके में मिलता है। प्राइवेट सेक्टर ही छोड़ दें, एलडीए जो बना रहा है, 35 लाख का घर तकरीबन 4 मरले का। किधर है
सर मैं आपको तफसील बताता हूँ, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनकी बहन को उन्होंने 7 लाख रुपया जमा करवाया बैंक में और वो जून में उनको मिला कहाँ पे है, जगह भी तो बताने कोई जगह भी तो मेरे ख्याल है लाहौर के पास वो सोच समझ के उन्होंने जाकर घर विजिट किया तो ले रहे हैं ना। अब ये शुरू हो रहा है, उम्मीद है अगले 2 मतलब मैं ही नहीं कहता कि 50 लाख हो जाएगा, लेकिन इस तरह प्राइवेट सेक्टर लोग आ रहे हैं। आशियाना बनाया था और आशियाना वहाँ पर आज भी कोई नहीं जा सकता, घर वैसे बने पड़े हुए खाली पड़े हुए, वो इसीलिए सरकारी तौर पर थे ना सर। ये तो प्राइवेट सेक्टर बीच में आ रहा है। मुझे बताएं सर, पाकिस्तान की तारीख में प्रॉफिट की बुनियाद पर घर 12,000 रुपया फी खानदान मिला या नहीं मिला? 12,000 रुपया फी खानदान मिला या नहीं मिला? 1.5 करोड़ खानदान सर, 1.5 करोड़ चंद है सर, 1.5 करोड़ चंद है, सबसे ज्यादा सिंध में गया। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं उससे गुजारा हो रहा। भिखारी ना बनाए, खुदा के लिए कौम को स्किल्स दें, कौम को रोजगार दें, कौम को कारोबार करवाएं। जब तक वो नहीं मिलता भूखा मरने दें। अब ये 3 करोड़ लोगों को अगर कैश सर लोग आप मुझे दिखाएं, मुझे बताएं क्या आपका ख्याल है ये जो 3 करोड़ खानदान, एक मिनट, जो गरीब नहीं जो गरीब तरीन खानदान है सर, नहीं जो 3 करोड़ गरीब तरीन खानदान है इस मुल्क के, जिनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जाहिर है उनको डाटा उनका कलेक्ट करके ही दे रहे हैं ना, उनको वो देंगे कि आटा खरीद सके, चीनी घी दालें वगैरह खरीद सके। क्या उनकी पहुंच से दूर नहीं होती जा रही है? अच्छा एक मिनट सर सुन ले, मेरी बात सुन ले ना ना एक सेकंड, अगर वो पैसा साल के आखिर तक क्यों महंगा हुआ, गैस क्यों महंगी हुई, क्या मजदूर की तनख्वाह उतनी है? आम जो सरकारी मुलाजिम है वो सड़कों पे एहतजाज कर रहा है। अगर उसको चंद हजार रुपए मिलेगा उससे वो खुराक खरीद सकेगा, बाकी जो वो कमाएगा अपने कपड़े ढांप सकेगा, अपने जिस्म ढांप सकेगा कपड़ों से। आप अरबों रुपया जो लंगर खानों पे लगाएंगे, आप इस तरह के जो मोबाइल जो लंगर खाने या किचन उन पे लगाएंगे, उसके बदले लोगों को रोजगार दें ताकि मुल्क के लिए तमीर और तरक्की में वो अपना हाथ बिठा सके। आप तो अपाज कौम बना रहे हैं। ये तो ऐसे ही है जिस तरह एक नशेई लोग जो है उनको आप देते जाए, नशा देते जाए, वो करते जाए। हम रोजगार प्राइवेट सेक्टर आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। सपोर्ट प्रोग्राम का सारा डेटाबेस लेके उसको आगे खरबों रुपए में से हुआ क्या? उसको फैलाया है, ऐसा नहीं है सिर्फ उतने लोग नहीं है। वो नूली के 50 लाख चल रहा था, वो पीटीआई पार्टी के दौर में भी चल रहा था, वो अब भी चल रहा है। उसमें छोटे लोगों को लोन दें, उसमें सिर्फ कैश था, देख ले प्राइवेट टाइप, उसमें सिर्फ कैश था। तंजीम कितनी जबरदस्त है जी, कर्जे हसना देते हैं, कितने खानदान लाखों उठाए हैं उन्होंने। इमरान खान कहता है उठाना है हमने मुल्क को, उनको भी शामिल किया। आप उठाएं, 5 अरब रुपया को दिया, 5 अरब रुपया खान का पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, भूखा नहीं को मरता पाकिस्तान में, लेकिन लोगों को बेरोजगार दें। अगर कोई मजदूर है, अगर कोई मजदूर है उसको उस दिन मजदूरी नहीं मिली, अगर वो खुद नहीं खुराक खा सकेगा, बच्चों को किस तरह अपना जिस्म कमजोर हो जाएगा, कैसे पालेगा? उस दिन अगर वो वहां से जाकर मुफ्त खुराक खा लेता है, वो पैसे बच्चों को भेज देगा, वो पैसे बच्चों को भेज देगा। वो लंगर के लिए लाइनें लगी होती, वहां पे लंगर लेने वाले कम होते, लंगर ज्यादा बांट रहा होता है। ऐसी बात नहीं है, जगह जगह में पाकिस्तान के अंदर मुखैयत रहा है। कोई दुनिया में प्लान नहीं है कि जी रोजगार, कोई दुनिया का अमीर तरीन भी मजदूरी की रोजगार नहीं देता, वो ये बेरोजगारों को पैसे ही देता है, रोजगार देता है प्राइवेट सेक्टर। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, मुल्क में कारोबार फले फूलेगा, तब रोजगार बनेगा। बाकी आपका सारा में लोगों को मुलाजिम रखेंगे, आपका पीआई में लोगों को मुलाजिम रखेंगे, खाने बनाने अरबों रुपए उस पे। और ये तो शबाजी वाली शो ऑफ वाली बात है, ये तो शोबाजी है। वो आटा वाला वो छोड़ दें, वो तो इतना बड़ा 2 अरब रुपए का तो सिर्फ वो क्या वो सारा सेक्टर, रोटियां, वो सारा ड्रामा जो क्या हुआ, इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये तो और है। अब तक आप मुझे बताएं कौन सा लंगर खाना बंद हुआ? इन्वॉल्व किया गया था। सस्ती रोटी स्कीम जो थी उसमें भी प्राइवेट सेक्टर था। 1 करोड़ नौकरियां आपने देनी है, उसके ऊपर फोकस करें। 50 लाख घर देने, उसके ऊपर फोकस करें। आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं हो रही कि ये बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो। मैं जो वजीफे दिए जा रहे हैं सास प्रोग्राम में, जो डीसी लेवल के प्रोजेक्ट जो एक कमिश्नर लेवल बकरियां, मुर्गियां, गाय भैंस, आप प्राइम मिनिस्टर बन के भेज सर जो मुर्गियां, गाय भैंस, बकरियां दी जा रही हैं औरतों को, आप देखिए सानी नश्तर साहिबा वो शेयर करती हैं, वहां लोगों की जिंदगी बेहतरी आई है। 50,000 से स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, 80,000 से ज्यादा लोगों को कर्जे दिए जा रहे हैं मुसलसल, और इसीलिए कि वो कोई छोटा मोटा कारोबार कर सके। किसानों का जिस तरह का रिक्शा हो, सब्सिडी दे रहे हैं, आपने छोटा कोई स्टोर रिटेल का खोलना है, उसके लिए सामान दिया जा रहा है, टाइम लगता है सर। देखिए किसानों को सब्सिडी डायरेक्ट दे रहे हैं आप, उसका फायदा है कि वो पैदावार में इजाफा। नहीं सर, 2-2.5 साल उसका फायदा मुल्क के लिए होगा, इकोनॉमी में वो। सर देखिए मैं आपसे एग्री करता हूँ, बहुत मुल्क में मसाइल हैं, लेकिन कोई अच्छी चीज हो रही है तो हमें इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। टोनी ब्लेयर के साथ एक बंदा मैं जब ढूंढ रहा था, नाम भूल गया, उसने किताब लिखी है, उसने एहसास प्रोग्राम की तारीफ की है।
ये है रिफॉर्म्स। वो कह रहे हैं कि वो कामयाब हो जाता है तो पूरी दुनिया जो है इसकी तारीफ करेगी। एक अरब गोरों में एक गोरा मिल गया, आपने जिसको किताब लिखी और उसने वो सारी दुनिया में, आप पूरे पाकिस्तान में उसको सर एहसास एक कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम है, वो फौरन उसका रिजल्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ जून में पता लग जाएगा। जून ज्यादा दूर नहीं, सर 2-3 महीने की बात है। हम ब्रेक लेते हैं, ये बहस हमारी चलती रहेगी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। कप्तान इमरान खान साहब का मिशन है सरसब्ज पाकिस्तान। उसके लिए बिलियन ट्री सुनामी कहा जा रहा है कि हमने पूरे मुल्क में जंगलात लगाने हैं, दुनिया में इस चीज़ को सराहा जा रहा है। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन एक और भी है कि इस वक्त कोट अद्दू लाशारी वाला जंगल है और उस पर में आग लग चुकी है। ये सैकड़ों एकड़ जगह है, बल्कि कहा जाता है कि 5000 एकड़ पर मुहित ये जंगल है। अब तक कई जानवर इसमें हलाक हो गए हैं क्योंकि ये आग लगी हुई है। लेकिन इसमें एक अफसोसनाक पहलू ये है कि इल्ज़ामात भी बड़े अजीबोगरीब लग रहे हैं, बड़े खौफनाक लग रहे हैं। पीटीआई के एमपी अशरफ रिंद साहब, उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर जंगल में आग लगाई है ताकि वो यहाँ पर कब्जा कर सकें। अशरफ रिंद साहब एमपीए तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अशरफ रिंद साहब, ये मकामी लोग आप पर इल्ज़ाम भी लगाए हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि जी ये तो कब्ज़ा माफिया हैं आप, और जंगल में आपने आग लगाई है कब्जे के लिए, और वो तो कह रहे हैं जी इसको बुझाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं, बाद में फिर कोई कार्रवाई भी की जाए। क्या कहते हैं आप इन इल्ज़ामात पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे ऑनलाइन दिया। ये लशारी वाला जंगल मीडिया की जीनत बना। ये 2009 में गेम सेंचुरी थी। 2009 में गेम सेंचुरी पांड एरिया का 16,932 एकड़। आप नोट रखें जरा, अपनी इंफॉर्मेशन भी ठीक कर लें। 16,932 एकड़ रकबा पांड एरिया का इरिगेशन ने गेम सेंचुरी को दिया था, जिस पे हंजरा खानदान का कब्जा अभी तक स्टिल चल रहा है। अच्छा। वो गेम सेंचुरी के बावजूद भी उनका कब्जा मौजूद है। ये नेचुरली जंगल है, इसमें हर साल वो आग भी लगवाते हैं, लेकिन इस दफा उनको तकलीफ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वहाँ पे पुलिस चौकी बना दी है। अच्छा। सेकंड ये कि यहाँ पे पूरे 4 जिला के इश्तियारी यहाँ रहते हैं, उनकी अमाजगाह है, स्टेट के अंदर स्टेट है, लो गो एरिया है। चौकी बनने के बावजूद उनको तकलीफ हुई है, उन्होंने आग भी खुद लगवाई है, वो बेनिफिशरीज ही वो खुद है। ना हमारा किसी कब्जे से वास्ता है, पाकिस्तान के हक में हम चाहते हैं गेम सेंचुरी दोबारा बहाल हो जाए, लेकिन वो नहीं चाहते गवर्नमेंट की रेट यहाँ कायम हो, वो चाहते हैं कि हमारी अमाजगाह रहनी चाहिए। अच्छा रिंद साहब, जिस तरह आपने बात की, मेरे सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं, कुछ आपने भी प्रोवाइड किए हैं। एक तो है असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू जो है, उनको जो महकमा माल ने एक रिपोर्ट की और उसके अंदर लिखा गया है कि ये जो हंजरा ख़ानदान के, जिस तरह आपने बताया कि अहमद जार वल्द मोहम्मद अजमल कौम हंजरा और मोहम्मद अफजल वल्द अहमद जार, इनका कब्ज़ा है और 25 साल से कब्ज़ा है, और वो कह रहे हैं 5 करोड़ सालाना वो आमदन इसे ले रहे हैं, जिसमें सरकंडा है, लकड़ी और फसलात वगैरह जो बेच कर, तो ये 1.25 अरब रुपया ये बन गया। आप कह रहे हैं पुलिस चौकी भी है, हमारे पास वो पिक्चर्स भी हैं, वहाँ पे लकड़ी काटी जा रही है, सरेआम लकड़ी चोरी की जा रही है। 1400 नायाब जानवर और परिंदे जो हैं वो मौत के मुंह में जा चुके हैं। ये 12 जनवरी को रिपोर्टिंग शुरू होती है, फिर एसी को लिखा जाता है, फिर 13 जनवरी को डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ एसी को लिखते हैं। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। 2 माह गुजर गए, अब आग लग गई है, परिंदे उड़ रहे हैं, उनके घोंसलों में बच्चे वहाँ जल रहे हैं, और जो हिरन, काले हिरन दूसरे बाहर आते हैं, लोग ज़िबा कर लेते हैं, कुत्ते उन पे छोड़ दिए जाते हैं, उनको मारा जाता है। तो ये वहाँ पे नोगो एरिया अगर हैं, तो पंजाब में आपकी हुकूमत है पीटीआई की, मरकज़ में आपकी हुकूमत है, बुज़दार साहब का उस इलाके से तल्लक है, तो क्या वजह है बनाना रिपब्लिक वहाँ पे क्यों बना हुआ है? हाँ, मैं ये बड़ी अच्छी बात की आपने। जिस दिन से गवर्नमेंट ने इस पे रेड कैंप करने की कोशिश की है, हंजरा खानदान ने यहाँ पे
अपनी यानी जो उनकी अमाजगाह थी, उनके लोग थे, उनको छुट्टी दे दी है कि आप ये प्रोपेगेंडा करें ताकि गवर्नमेंट बदनाम हो, हमारी रेट कायम रह सके। इसमें कोई यानी सियासी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो जस्ट अपनी रेट कायम रखने के लिए सारे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। और बात रहेगी जानवर की, मैं आपको अभी पिक सेंड करता हूं जिसमें हजरा खानदान की पिक है कि वो जानवर, नायाब जानवर ज़िबा कर रहे हैं, परिंदे ज़िबा कर रहे हैं उसी जगह पे, और 25 साल से वो कायम है। तो हुकूमत पंजाब, महकमा वाइल्ड लाइफ, आपका महकमा इरिगेशन, आपका महकमा एग्रीकल्चर, आपकी पुलिस, आपका इंतजामी, सारे महकमे जो है वो खामोश तमाशाई बने हुए, वो इतने ताकतवर है कि रियासत से ज्यादा वो ताकतवर हो गए। मैं एग्री कोई ताकतवर नहीं है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट की रेट कायम होगी और जो यहाँ पे गैर कानूनी काम होते हैं उनको इंशाल्लाह जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, ये इंशाल्लाह कानून की रेट कायम होगी। अच्छा, आप पर इल्जाम खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह जल्द गेम सेंचुरी दोबारा बहाल करके इसको मेंटेन कर लिया जाएगा। तो ये आप पर इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? क्या इसलिए कि आपकी सर मेरा मुखालिफ मुझ पर इल्जाम लगाए तो मुझे खुशी होनी चाहिए। इल्जाम होता है, हकायक कुछ ग्राउंड के हकायक मुख्तलिफ हैं। ठीक, तो अभी क्या कार्रवाई हो रही है फिर? ये इसको आग को बुझाने के लिए कुछ किया जा रहा है? देखें जी, बात सुने, हम दोबारा चाह रहे हैं कि इसको गेम सेंचुरी डिक्लेयर होना चाहिए और यहाँ पे गवर्नमेंट की रेट इंशाल्लाह वो तो एक फॉर्मेलिटीज के लिए टाइम लगेगा, लेकिन वहां पे जो जंगल जल रही है, लकड़ियां कीमती करोड़ों रुपए की, और जो नेचुरल जंगल खत्म हो रहा है, परिंदों की आबादगाह है, जानवरों की, कोई केस, वजीर आला पंजाब से आप मिले हैं, पंजाब असेंबली में कुछ आगे आवाज उठाई है इस चीज की? क्योंकि ये तो 12 जनवरी का तो लिख पढ़ के रिकॉर्ड पे चीज है कि 12 जनवरी से ये शुरू हुआ है कि ये सारा मामला है। तो एक दरख्त बचाना 2009 से है, आप नोट रखें एक बात, ये 2009 से 25 साल पहले का है। इसमें ये बड़ा क्लियर है कि इसमें साफ ज़ाहिर प्रोसेस के लिए नो गो एरिया था, इश्तिहारी रहते थे वहाँ पे। इश्तिहारियों को खत्म करने के लिए साफ ज़ाहिर पुलिस का एक स्ट्रेटेजी होती है। इश्तिहारी यहाँ रहते थे और पूरे जनूबी पंजाब के इश्तिहारी यहाँ इसी खानदान ने रखे हुए थे। यहाँ पे अगवा बराए तवान 302, चोरी, डकैती, हर किस्म के इश्तिहारी यहाँ उसका डाटा ले सकते हैं आप। उसके लिए पुलिस की अपनी स्ट्रेटेजी, पुलिस के साथ वहाँ पे बॉर्डर गवर्नमेंट आपकी है, वहाँ पे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस भी है, और तौसा ये दरिया के साथ है, ये कुदरती अमाजगाह, दुनिया भर से यहाँ सियाहत आते हैं जिस तरह आप बता रहे हैं। और तकरीबन 3750 एकड़ तो वो कह रहे हैं कब्जे का, ओवरऑल जिस तरह आप बता रहे हैं 16,000 से ज्यादा रकबा बता रहे हैं। तो ये कुदरती जो एक हमारा माहौल है, नेचर जो है, एक तरफ वज़ीर आज़म उसको लगा रहे हैं, इधर खत्म की जा रही है और आंखों के सामने, और खामोश तमाशाई है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, आपके मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अशरफ साहब MTA तहरीक इंसाफ, वो दूसरी तरफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दूसरी पार्टी है जो ये सब कुछ कर रही है, लेकिन ये बात है कि हुकूमत इनकी है, इन्हीं को रोकना होगा अगर कुछ भी हो रहा है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।